मई 2022 में पंजाबी सुपरस्टार और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तब नाम सामने आया था एक व्यक्ति का, गैंगस्टर का, गोल्डी बरार का। गोल्डी बरार बताया जाता है कि कनाडा या यूएस में कहीं छिपा हुआ है। हिंदुस्तान में उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई चल रही है। इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ साथ अब कैनेडियन अथॉरिटीज़ भी उसे खोज रही हैं। किसी को ये पता नहीं है कि वो है कहाँ पे। जहाँ पे भी है वहाँ से वो लोगों को फ़ोन करता है, क्राइम की अपनी जिम्मेदारी लेता है, फेसबुक अपडेट्स करता है। लेकिन हमारे लक ने साथ दिया है और हमारे साथ फिलहाल डेप्टी एडिटर क्राइम के इंडिया टुडे समूह के बैठे हुए हैं अरविंद ओझा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका एक वीडियो हमारे दर्शकों ने अभी तक के देख लिया जिसमें आप गोल्डी बरार से बात कर रहे हैं। पहले जो सबसे बेसिक सवाल हमारे दिमाग में यही आया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय अथॉरिटीज़ ढूंढ रही हैं और उसके कैनेडियन अथॉरिटीज़ के भी वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उस तक के पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया और कैसे वेरीफाई किया कि जिस व्यक्ति से आपकी बात हो रही है वो गोल्डी बरार ही है? नहीं, सबसे पहले तो 2 साल से लगातार तमाम मीडियाज में कवरेज आ रही हैं, खासतौर से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि सिंडिकेट कैसे चल रहा है। अब एनआईए कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार वो जैसे 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटा मोटा क्राइम करके अपना इंटरनेशनल सिंडिकेट क्राइम का खड़ा किया, उसी तरह से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई खड़ा कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, सारा जो ऑपरेशन है वो गोल्डी बरार ही चला रहा है। पहले वो कनाडा में था। तो एक मन में आता है कि भाई एक शख्स आखिर कैसे और क्यों इस तरह से बेरहमी से कत्ल करवा रहा है, एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहा है। तो कोशिश हमेशा करती रहती है। पहले ही मैंने अंडरवर्ल्ड डॉन्स के इंटरव्यू किए हैं, तो मैंने कोशिश की, महीने 2 महीने दिमाग दौड़ाया कि भाई कैसे इसको पकड़ा जा सकता है। अब ऐसे में मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इंडिया से भी वांटेड है, कनाडा पुलिस से भी वांटेड है, 1.5 करोड़ का सर पे इनाम है, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन सोर्सेस के जरिए काफ़ी करने के बाद कोशिश, और वैसे भी आपको बताऊं डायरेक्ट ये कॉल पर नहीं आया। अच्छा, गोल्डी ये शातिर इतने हैं, भरोसा तो किसी पर, डायरेक्ट कॉल पे नहीं आया, लेकिन किसी एक जरिए से कनेक्टिविटी से हमने इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश। अब इंटरव्यू क्यों लिया, हम ये जानना चाहते थे क्योंकि एनआईए का एक दावा है कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो पाकिस्तान में मौजूद है, खासतौर से हरविंदर सिंह रिंदा जो कभी पंजाब का गैंगस्टर होता था, उसके साथ मिलकर टारगेट किलिंग करवा रहा है। अब तक 13 टारगेट किलिंग हो चुकी है, टारगेट किलिंग करवा रहा है, तमाम सी चीज़। तो हमने पहली बार किसी चैनल ने गोल्डी बरार से बात की, हमने उससे कई सवाल पूछे आईएसआई लिंक को लेकर, सलमान खान को लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक चेहरा जरूर है, गैंग लीडर है, लेकिन जो ऑपरेशंस है वो गोल्डी बरार चला रहा है। तो गोल्डी बरार से हमने वो हर तरह के सवाल पूछे, लेकिन जो प्रमुख सवाल है वो है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को। एग्जैक्टली, मैं उस पर हम आएंगे भी सर। हमें चाहते हैं कि जैसे फॉर द रिकॉर्ड आप एक और बार बताएं, आपका वीडियो तो हम प्ले करेंगे ही, कि सिद्धू मूसेवाला का एक मर्डर है जो अभी भी मतलब लोग उसकी परतें खोल ही रहे हैं प्याज की तरह कि ये भी कारण था, ये भी कारण था, क्योंकि उसके अनेक कारण। और वो कॉल पे भी गोल्डी बरार आपको बताता कि वो भी कहता है कि कभी बैठिए फुर्सत से तब मैं समझाऊंगा। जो आपकी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुई है गोल्डी बरार से, उसमें वो कैसे उसने एस्टेब्लिश किया जो बेसिक कारण लोगों को मालूम है कि सपोजिट एक गैंग वॉर में कहीं इनका भी नाम आ गया था, वो एक गैंग की लड़ाई के बीच में किरदार बन गए थे, ऐसा दावा है। क्या आपको भी यही जानकारी गोल्डी बरार से मिली कि उसने क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाला को? नहीं, मैंने इस डेप्थ में जाने की कोशिश की, मैं जानना भी चाह रहा था कि क्यों सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, उसको लेकर ही ज्यादातर सवाल है। गोल्डी बरार का कहना है कि उसके एक नहीं रीजन है, उसके मल्टीपल रीजन है। करेक्ट। पर्सनल नुकसान किया है उसने हम लोगों का कई बार, और पहली बार हम लल्लन टॉप के दर्शकों को एक चौंकाने वाली जानकारी दे दें। वो जानकारी ये है कि हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान में है, उसने कॉम्प्रोमाइज कराने की भी कोशिश की थी, ऐसा गोल्डी बरार का दावा है। अच्छा। जब गोल्डी बरार ने इंटरव्यू में कहा कि उसने सिद्धू मूसेवाला ने हरविंदर सिंह रिंदा से कांटेक्ट किया था, जो बम्बिहा ग्रुप का है। हरविंदर सिंह रिंदा ने गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच कॉम्प्रोमाइज भी करवाया, ये उसने दावा किया है। लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज के बाद गोल्डी बरार का कहना है कि उसने कुछ हमारे पर्सनल नुकसान किए जिस वजह से हमने कत्ल कराया। तो हमने पूछा कि पर्सनल नुकसान क्या है? क्या? हाँ जी।
तो उसका ये कहना था कि विक्की मिड्डू खेड़ा, हाल ही में एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, अकाली नेता, हाँ, मिड्डू खेड़ा जो काफी क्लोज था लॉरेंस बिश्नोई का, जिसे वो भाई की तरह मानते थे, गोल्डी बरार भाई, उसका मर्डर हुआ था। उसमें इनका एक दावा है कि सिद्धू मूसावाला के मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट थी, और जो मिड्डू खेड़ा के मर्डर में जो बाई नेम अक्यूज थे वो सिद्धू मूसावाला के साथ घूमते थे, उसके इलेक्शंस में जाते आते थे। दूसरा जो मर्डर हुआ था वो गुरलाल बराड़ का हुआ था, जो गोल्डी बराड़ का भाई है। उसमें के भी जो बाई नेम अक्यूज हैं वो सिद्धू मूसावाला के साथ उठते बैठते थे। उसके अलावा गोल्डी बराड़ ने तो ये भी दावा किया है कि एक मर्डर सिद्धू मूसावाला से हो गया था जिसको दबा दिया गया। अच्छा, ये दावा है लुधियाना में, और इस एजेंसीज की तरफ से भी है, दावा किया गया कि वो मर्डर किसी दूसरे ने अपने सर पर ले लिया। तो इस तरह के मल्टीपल रीजन उसने बताए, और ये बात एजेंसीज ने भी, पंजाब पुलिस ने कही थी कि जो सिद्धू मूसावाला का मैनेजर है उसने शेल्टर दिया था, अभी फिलहाल वो फरार चल रहा है। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के पहले वो फरार हो गया था, इंडिया से भाग गया था। तो इस तरह के रीजन बताए। तो मैंने पूछा गोल्डी बराड़ से कि क्या सिद्धू मूसेवाले का मर्डर ही आखिरी विकल्प था, कोर्ट जा सकते थे आप, पुलिस से कांटेक्ट कर सकते थे? तो उसका ये दावा है कि सिद्धू मूसेवाले के कांटेक्ट हायर लेवल थे, बड़े बड़े अफसरों के पास थे, इस वजह से कोई नहीं। और उसने ये भी दावा किया, उसने मीडिया से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पंजाब के एक जर्नलिस्ट का नाम बताया कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। विक्की मिड्डू खेड़ा के भाई अजय मिड्डू खेड़ा ने भी कई बार मीडिया के सामने बोला कि इसका नाम सीधे आ रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो इनका कहना था कि वो एक लास्ट विकल्प था, अदालत और कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए इन लोगों ने न्याय कर दिया। और मल्टीपल रीजन बताए उन्होंने कि पर्सनली नुकसान, हमने जानने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मैं आपको डेप्थ में बताने लूंगा घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा, लेकिन जो ये बातें हैं वो उसने बताई। सर मैं जैसे हम जो आपके हवाले से जो दर्शकों ने सुन लिया है अब गोल्डी बराड़ के मुंह से, हम ये तो एक गैंगस्टर का कहा है ना, दावा ही जिसको हम खबर की दुनिया में कहते हैं। क्या ये जो सारे दावे गोल्डी बराड़ ने किए, आप तक तो पहले भी ये जानकारी रही है और ये स्टोरी पे आप कुछ समय से काम भी करते रहे, क्या आप चीज़ें वेरीफाई कर पाए सर कि गोल्डी बराड़ ने जो दावे किए हैं, है ना, क्योंकि वो तो एकदम ग्रैंड स्टैंड, मतलब वो तो ऐसे कह रहा है कि बस सच है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, वो काफ़ी कंफर्टेबल भी साउंड कर रहा है। तो क्या ये सारी चीजें एड अप हो रही हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में, और क्या ये बाकी सोर्सेज से भी वेरीफाई हो पा रही हैं? मोस्टली जितने भी नामी, और एक तो मैं बताऊं गैंगस्टर के अलावा ये मिलिटेंट भी है, इसको मिलिटेंट भी अब एनआईए ने बोला है। यूएपीए का चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार गोल्डी बराड़ किसी के, इसके पहले मैंने छोटा शकील का किया हुआ है, उसके पहले और भी बहुत से गैंगस्टर हैं जिन्होंने प्रीति जिंटा, निसवाडिया को दिया था, उन सबका मैंने इंटरव्यू कर रखा है। जो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है कि इस तरह का जब कोई नामी गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड डॉन हो जाता है, झूठ वो अमूमन कम बोलता है। अच्छा, मीडिया से। छोटा शकील जो दाऊद का क्लोज है, उसके मैंने 2-3 इंटरव्यू किए, और वो जो नहीं है वो नहीं बोल रहा है, जो बोलता है वो फिर दावे के ठोक के बोल सकता है। गोल्डी बराड़ झूठ बोलेगा, इसके कोई बहुत मुझे रीजन नहीं नजर आते, क्योंकि उसने एडमिट किया है कि जो रिंदा है पाकिस्तानी आतंकी, फिलहाल पंजाब का गैंगस्टर था पाकिस्तान में, उससे कांटेक्ट की बात उसने कबूली है कि मेरी उससे बातचीत होती थी। तो उसने कबूल किया है कि जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के कुछ लोग हैं जो उसके दोस्त है, पर्सनल है, उनसे उनका एसोसिएशन है, ये बात उसने कबूली है। हालांकि एनआईए का ये भी दावा है कि इसके कांटेक्ट हैं, लेकिन लांडा हरीके है जो अभी अब कनाडा में है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, टारगेट किलिंग करा रहा है, उसके इसके साथ एसोसिएशन है। लेकिन खुल करके गोल्डी बराड़ ने अपनी बात रखी, और जो मेरा अपना अनुभव है कि मोस्टली जब गैंगस्टर इतने बड़े हो जाते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि झूठ वो कम बोलें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और काफ़ी कुछ उसने जो बातें कही हैं वो सही भी है। ठीक है सर, जो बातचीत की दिशा जो सलमान खान तक जाती है, उसका एक बड़ा एंगल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई और इनकी बड़ी मित्रता है ना, या एक व्यक्ति बड़ा है और दूसरे को ग्रूम कर रहा है, इस तरह के संबंध बताए जाते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? एक लड़का, मतलब अभी यंग ही बताया जाता है गोल्डी बराड़ को, और स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जाता, मतलब ये इतना जिसको कहते हैं ना ब्रेकिंग बैड, ये क्या हो गया उनके जीवन में कि
ऐसा अपराधी हम देख रहे हैं उस लड़के को आज? देखिए, एक तो पंजाब में गन कल्चर भी है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनी, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो जब से मैं जान रहा हूँ यूनिवर्सिटी में 307 का एक, आज तक बहुत हैरानी की बात है, इतना बड़ा गैंगस्टर, आज तक उस पर मर्डर, खुद एक गोली नहीं चलाई उसने। आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं? लॉरेंस की बात कर रहा हूँ, जो जेल में है। हाँ, एक बार गोली चलाई है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, एक आज तक उसने मर्डर नहीं किया है। दिमाग से अपने वो चलता है, और जो छोटे मोटे, पहले पंजाब तक सीमित था, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, LLB पास आउट है, वो शातिर दिमाग है। उसने एसोसिएशन बनाया और आज पूरे नॉर्थ इंडिया में उसके शूटर हैं। 700 से ज़्यादा शूटर हैं, 300 उसमें पंजाब के हैं। उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो वांटेड है, अमेरिका में बैठा हुआ, वीडियो भी आया था अभी एक पंजाबी सिंगर के साथ, अजरबैजान में, इटली में, जर्मनी में। अभी मनी ट्रेल जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि लाखों रुपए, 50 लाख, 30 लाख, 35 लाख उसने कनाडा, थाईलैंड में भेजे। थाईलैंड में एक मनीष भटनागर नाम का शख्स है जो इनका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो बड़े पैमाने पर अब इस गैंग के पास पैसा है, एक्सटॉर्शन मनी से, वेपन से, और अगर आपने देखा हो तो सिद्धू मूसेवाले का जमड हुआ वेपन्स आपने देखा होगा, सफिस्टिकेटेड वेपन, सब बाहर से थे, ज्यादातर बाहर से थे। वो उस तरह के वेपन्स मैंने नहीं देखे बहुत, मोस्टली गैंगस्टर के पास, क्योंकि वो वीडियो जो आया था वो मैं नहीं निकाला था, तो मैंने वो देखा, तो इस तरह के वेपन्स है। तो ये अब कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग है, और ये दिमाग लॉरेंस बिश्नोई का है। उसने अपने एक प्लान के तहत अपने जो मेन लोग थे उनको इंडिया के बाहर भेजा, और वहां से वो फिर ऑपरेट कराता है। बाकी छोटे मोटे शूटर हैं, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। सोशल मीडिया का इन लोगों ने यूज किया, अगर आप देखें सोशल मीडिया तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया से अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार की फोटोज आती हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। अब तो यूपी तक, राजस्थान में केस आया था, वहाँ पर शूट आउट हुआ था, आगरा के लड़के थे, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, इन लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने राजस्थान में जाके फायरिंग कर दी। तो इस तरीके का अब ये गैंग काफ़ी बड़ा आकार ले चुका है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए एजेंसियों को कि इसको किसी तरह से क्रैक डाउन किया जा सके। अच्छा, आप सर 700 आदमी आप बता रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया, एक तो संस्थान ही हो गया है ना। तो ये क्या इनका डे टू डे, मतलब इनको टारगेट्स दिए जाते हैं क्या? ये डेली किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं? हाँ, डेली किलिंग, एक्सटॉर्शन वसूल करना, माइनर्स को भी ये रिक्रूट करते हैं। और ये बहुत चिंता वाली बात है कि जो यंगस्टर हैं वो बहुत जल्दी इनमें इन्वॉल्व भी हो रहा है, और हाल फिलहाल में ये देखने को मिला है। दिल्ली के एक इलाके में, यहाँ से बहुत दूरी पर नहीं है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन के घर पर गोली चली, CCTV आया, 2 माइनर्स थे, उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, जो सीढ़ी से मारा था। हाँ, वो माइनर है, उन्होंने फायरिंग कर दी जाके। वो इंस्टाग्राम के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई से कांटेक्ट में आया, फिर गोल्डी बरार ने बात की और एक्सटॉर्शन मांगा गया, और उसके बाद वो, जैसा आपने मूवीज में देखा होगा कि अज्ञात लोग जाते हैं, उनका काम हुआ, उनको कुछ पैसे मिले, वो उससे अलग। 700 की जो आपने बात की, वो ऐसे बात की कि पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार थे जी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने दिमाग लगाया कि कैसे इस गैंग को बड़ा किया जाए। जेल में बैठकर उसके दिमाग की उपज थी। दिल्ली में वो गोगी गैंग से, जिसकी हत्या हो गई थी, उससे एसोसिएट हुआ। एक काला जठेड़ी है, उससे एसोसिएट हुआ। हरियाणा के जो गैंगस्टर हैं उनसे 7-8 जो बड़े गैंग हैं उसको इसने ज्वाइंट किया। तो जब ये 8-10 गैंग वो एक साथ ज्वाइंट हो गए तो उनके जो सारे शूटर हैं वो एक साथ हो गए। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग इसने बनाया, जिसमें 700 से शूटर, जिसमें 300 अकेले पंजाब के हैं। बाकी इनके जो एसोसिएट्स हैं वो विदेशों में जाके बैठे हैं, जिनमें कई को डिपोर्ट कराया गया। हाल फिलहाल में वीरेंद्र, एक काला राणा है, उसको थाईलैंड से डिपोर्ट कराया गया। दीपक बॉक्सर, उसको मैक्सिको से डिपोर्ट कराया गया। और भी बहुत से लोग हैं। विक्रम बराड़ है, दुबई में बैठा हुआ है, उसको भी डिपोर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। तो विदेशों में जो मेन प्लेयर हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ शूटर उनका काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑर्डर देता है, गोल्डी बरार पूरा प्लान बनाता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन होता है। मतलब एक वर्ल्ड वाइड मैनहंट चल रहा है। सर मैं यही बिश्नोई वाले एंगल से सलमान तक जाना ही था। एक
पूछना रह गया सवाल, उसको मैं यहीं पूछ लेता हूँ कि जैसे सिद्धू मूसेवाला अभी डिफेंड नहीं कर सकते खुद को, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये कहा गोल्डी बरार ने आपसे फ़ोन पे कि डीजीपी के बेटे की मस्टैंग में घूमना था और सीएम के साथ उठना बैठना था जब कांग्रेस सरकार थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जानकारी तो वेरीफाइबल है, क्या ये सारी चीज़ें थी जो गोल्डी बरार के दावे हैं? नहीं, सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जाता, उनकी फैन फॉलोइंग जिस तरह की थी जी, ये तो बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा जी, ये भी जग जाहिर है। जी जी। और गोल्डी बरार ने क्लेम किया है कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स वीडियो भेज दूंगा, और ये पंजाब पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड माना है कि इनके संबंध थे। और एक ये रीजन हो, अमूमन ये जो पंजाब के सिंगर हैं या कबड्डी प्लेयर हैं उनको धमकी थ्रेट देकर या तो उनसे गाने गवाते, हमारे लिए आप गाने गाओ, अच्छा हाँ इस तरह से गाने गाओ। कबड्डी पंजाब में काफी फेमस है, कई गैंगस्टर की कबड्डी की टीम भी है, जैसे जग्गू भगवानपुरिया की। तो गाने गवाओ मैंने मतलब अपना गाना बनवा के चलवा देगा, हाँ, या किसी दूसरे के उस गाने में नाम है गोल्डी बरार, या फिर हमारे लिए तुम गाओ, हाँ, फ्री में 1-2 गाने गाओ, अच्छा, किसी उसके लिए। तो बहुत मुमकिन है कि सिद्धू मूसेवाला ने बात नहीं मानी, अच्छा, और कहीं ना कहीं इनका ये दावा है और उसका कि ये दूसरे गैंग बम्बिहा गैंग से एसोसिएट थे, तो ये एक वजह हो सकती है। मैं सर एक गोल्डी बरार का दावा है कि वो फोन पे आपसे कह रहा है कि वो खालिस्तान समर्थक या खालिस्तानी नहीं है, और वो कह रहा है कि कोई राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं पंजाब में। उसने कहा कि हमने बेअदबी में भी के एक आरोपी को मरवाया, खुद बोल रहा है ना। और वो आपके कॉल को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो खुद को एक देशभक्त गैंगस्टर, अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों शब्द एक वाक्य में कैसे आएंगे। नहीं, इस पे उसकी एक चाल है। हाँ, वो चाल ये है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कनाडा में खास तौर से सिख कम्युनिटी उसके विरोध में हुई है, वो पंजाब का। तो ये जो मुझे एनालाइज किया, मैंने जो देखा और मैंने कुछ एजेंसीज के लोगों से बात की, तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर के बाद सिख कम्युनिटी खास तौर से, वो कनाडा में उसे रहना है, वो उसके विरोध में आई, कनाडा उसने छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उस मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए प्रदीप सिंह, जो 2016 में बेअदबी का केस था, वो मर्डर कराया मैसेजिंग देने के लिए पंजाब के लोगों के बीच जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, क्योंकि इसे रहना तो कनाडा या अमेरिका में उस जगह पर जहां उस माइंडसेट के लोग या फिर सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो मुझे लगता है वो बैलेंस करने के लिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, प्रदीप सिंह का जो मर्डर है। और पंजाब पुलिस ने खुलासा कर दिया है, कुछ अक्यूज भी अरेस्ट किया है कि गोल्डी बरार ने ही मर्डर कराया, और गोल्डी बरार ने खुद भी ये क्लेम किया है। तो ये उसका माइंड गेम हो सकता है कि वो बैलेंस करने के लिए उसने ये मर्डर करवाया, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो बीच में काफी वीडियो वायरल हो रही थी जो फेक थे कि गोल्डी बरार को कनाडा से दौड़ा दिया, उसके काफी डिटेन हो गया यूएस में इस तरह। हाँ, डिटेन की तो बात खुद पंजाब के सीएम ने कही थी। वो अलग बात है कि आज हमने उसका इंटरव्यू किया है, तो इससे क्लियर है कि वो बिल्कुल डिटेन नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शातिर चाल है बैलेंस करने की। सर वो आईएसआई, और उसका ऐसा दावा है कि आईएसआई और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स ने भी, या बड़ा जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं उसको ग्लोबल वर्ल्ड ओवर रीच आउट करते हैं, लेकिन वो कभी जाता नहीं है। ये दावा है एक गैंगस्टर का। आपकी क्या जानकारी है सर कि क्या वाकई ये इस तरह का है, या फिर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये माइंड गेम का ही एक हिस्सा? नहीं, देखिए, आपने वो अगर आपने पूरा इंटरव्यू हमारे दर्शक क्या सुनेंगे, उस पर आपने सुना उसने क्या बोला, नोट करने वाली बात होती है। उसने बोला हमें अप्रोच बहुत से लोग करते हैं, उसने डिनाई नहीं किया। मैं इसको ऐसे मानता हूं कि आईएसआई ने हमें अप्रोच नहीं किया था। उसने दाऊद की बात की, उस पर भी उसने बोला हमें अप्रोच करते हैं, यानी उसने डिनाई नहीं किया कि दाऊद, हो सकता है एजेंसीज दो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने अप्रोच किया हो। दरअसल दाऊद इब्राहिम की बात ऐसे आई कि मुंबई से एक नामी अखबार ने सीरीज लिखनी शुरू की कि अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका में है, उसकी यूरोप में दाऊद इब्राहिम के साथ एक मीटिंग हुई, जिसको बाकी सारे अखबारों ने, टीवी चैनलों ने फॉलो किया, सिवाय आज तक इंडिया टुडे के, क्योंकि मुझसे पूछा गया, मैंने उस खबर का खंडन कराया। क्योंकि जो एजेंसीज में लोग हैं जो अब्रॉड देखते हैं, उनसे जो मैंने बात की, मैंने इस खबर का खंडन कराया, क्योंकि मुझे लगता था ये खबर गलत है। और इसलिए हमने ये बात पूछी थी आईएसआई के लिए, उसने खुद दाऊद इब्राहिम की बात बोली और उसने ये क्लेम किया कि हमारा आईएसआई से कोई एसोसिएशन नहीं है,
क्योंकि वो लोग बम धमाके करते हैं। दाऊद इब्राहिम से हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये भी कह दी है जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी नाम आएगा तो इनको मरवाने में आएगा नाम। यानी कहीं ना कहीं ये चुनौती तो दाऊद इब्राहिम को भी है कि अगर कभी आएगा हमारा नाम तो दाऊद इब्राहिम। तो क्या अब दाऊद इब्राहिम के दुश्मन या दाऊद इब्राहिम के एक पैरेलल गैंग खड़ा हो गया, ये भी इसको इस तरह से समझा जा सकता है। लेकिन आईएसआई से किनारा किया उसने, खालिस्तानी समर्थक नहीं है, ये भी उसने बोला है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि खालिस्तान को समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन खालिस्तानी जो विचारधारा के लोग हैं उससे ये कांटेक्ट में है, ये बात इसने मानी है। दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी बात कही है कि दाऊद इब्राहिम से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, मीडिया चला रहा है कई दिनों से, लेकिन जब हमारा नाम आएगा तो इनको मारने में आएगा। सर जैसे आपसे कुछ दिन पहले तक के, जब तक के ये सलमान खान प्रकरण जब तक के शिकायत नहीं हुई, फिर उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई, तब तक के एक ऐसा मत था कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, क्योंकि इनको अपना पीआर भी तो करना होता है, इसीलिए ये यहाँ वहाँ कोई खबर, कोई फेसबुक पोस्ट, कोई रील, वरना वो क्यों एक्सपोज करेंगे खुद को। ये इस तरह की गतिविधि ये लोग करते रहते हैं और उसी में फिर ये इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। सिद्धू मूसेवाला का तो एक उदाहरण उन्होंने बड़ा गलत, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता उस चीज़ का जो उन्होंने किया, पीआर का एक हिस्सा है, और उसी में सलमान खान का भी एक नाम है। तो गोल्डी बरार आपसे फोन पे कह रहा है कि विश्नोई समाज की जो भावना है उनका अपमान हुआ और उसका बदला, वो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि सलमान खान की लाइफ को कोई क्रेडिबल थ्रेट इन लोगों ने बढ़ाया है क्या? इससे पहले ये लोग कुछ कर चुके हैं इस तरह का? हाँ नहीं, बिल्कुल। 2018 में बिश्नोई था जोधपुर जेल में, आपने वीडियो देखा होगा, पुलिस कस्टडी में वो बोल रहा है, पुलिस की मौजूदगी में बोल रहा था कि वो सलमान खान को मारेगा। उस वक्त तक हम बहुत उतना बिश्नोई का नाम नहीं था, लेकिन उस बयान से बिश्नोई हाईलाइट हुआ था। जब से ये प्रकरण हुआ है जोधपुर की जेल में बंद था और लगातार बिश्नोई का यह बयान आता था कि वो सलमान खान को मारेगा, लेकिन एजेंसीज को भी लगता था कि पब्लिसिटी के। लेकिन पहली बार जब चौकी एजेंसी, जब हरियाणा को जो गैंगस्टर जो काफ़ी इसके साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, संपत नेहरा जी, वो गया मुंबई, गैलेक्सी अपार्टमेंट की प्रॉपर रेकी करी, उसको वेपन्स भी था उसके पास, लेकिन मैं खुद भी मुंबई गया हूँ, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उससे सड़क का डिस्टेंस है, तो वहाँ से जो टारगेट किलिंग या अटैक करने के लिए लॉन्ग रेंज का वेपन वो नहीं था। संपत नेहरा बाहर वापस आता है और लॉन्ग रेंज के वेपन की डील भी हो गई थी। एजेंसीज को ये पता चला, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया और वेपन भी रिकवर हुआ। सेकंड अटेम्प्ट जो हमने ही खुलासा किया था, सेकंड अटेम्प्ट सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद हुआ, जब कुछ महाराष्ट्र के शूटर, कुछ हरियाणा पंजाब के शूटर एक बल्क में वहाँ पर जाते हैं, किराया का कमरा लेते हैं, प्रॉपर जो पनवेल का फार्म हाउस की इसकी रेकी करते हैं, गाड़ी की स्पीड क्या होती है, गार्ड तक से दोस्ती करते हैं सलमान खान के जो फार्म हाउस का गार्ड है उससे प्रॉपर दोस्ती करते हैं, टाइमिंग मैच करते हैं, कब आता है कब जाता है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, लेकिन वो भी जो अटैक है वो किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद जब ये कबूलनामा बिश्नोई ने किया और थ्रेट लेटर भेजे गए, उसके बाद एजेंसी ने सीरियस लिया। सलमान खान ने खुद भी ये बोला है कि अब वो साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, एक थ्रेट की बात उन्होंने एक्सेप्ट की है, और उसके बाद उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन आज तो जो भेजता है, वो जो जेल से कभी धमकी देता था उसकी बात नहीं, अब तो जो जिसने खुद भेजा 2 बार, वो अगर ये बात कह रहा है तो बिल्कुल ये गंभीरता वाली बात है, और एजेंसी ने भी इसको गंभीरता से लिया है, खुद सलमान खान ने भी इसको गंभीरता से लिया है और इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। उसका तो ये क्लेम है कि काले हिरण का शिकार किया है, बिश्नोई समाज उसको पूछता है, तो बिल्कुल हमें जब मौका मिलेगा हम अटैक करेंगे। सर सलमान खान तो इतने बड़े कलाकार हैं, उनके बड़े फैंस भी आपको सुन ही रहे हैं और उनकी भी फीलिंग्स हैं ही, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एक और, जैसे सिद्धू मूसेवाला के अगर आप उदाहरण को ले लें कि ये धमकी देके इसको कैरी आउट भी कर लेते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेशर कहीं डेवलप होगा कि एजेंसीज अब थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता से लेंगी इन गैंगस्टर्स को और फाइनली इन पे अब इनको एक लिड लगाया जाएगा? नहीं, एजेंसीज ने काफी गंभीरता से ले लिया है। एनआईए ने हाल फिलहाल में कई प्रॉपर्टीज सीज की हैं। मतलब गैंगस्टर पे मैंने इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज को काम करते
पिछले 7-8 सालों में नहीं देखा। यूपी पुलिस को छोड़ दे तो वहाँ अलग चल रहा है, लेकिन वहाँ भी उतने बड़े, लेकिन ये जो गैंगस्टर है हाल फिलहाल में ये गैंग एजेंसीज को इनपुट तो मिल रहा था कि ये गैंग ज्वाइंट हो रहे हैं एक दूसरे से, कई अलग अलग गैंग। अब 2 धड़ों का गैंग है, एक बम्बिहा गैंग है जिसमें कई कुख्यात हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है। तो अब एनआईए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उसके बाद इंटरपोल की मदद ली गई है, कई को डिपोर्ट करके लाया गया है, जैसे मैंने बताया मैक्सिको से, थाईलैंड से। तो बिल्कुल एजेंसीज गंभीर है। यूएपीए का एक्ट लगाया गया है, टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में एजेंसीज काम कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। नंबर 1, सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट्स इनके नाम से चल रहे हैं, और इसमें भी जैसे आपने बताया फेसबुक पे ये खुद नहीं करते हैं, ये पोस्ट करेगा यूके से बिश्नोई या उसके नाम से, और भी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर लेते हैं, तमाम चीज़ें। तो पूरा ऑर्गेनाइज वे में ये सब कुछ चल रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो भी इनके नाम से अकाउंट हो उनको बंद किया जाना चाहिए, और जो मतलब गंभीरता से एजेंसीज को इन पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि हाल फिलहाल में एनआईए ने काफ़ी क्रैकडाउन किया, प्रॉपर्टी सीज की है। सर, एक लास्ट सवाल है इन लोगों के ऊपर में, 2 हैं, माफ़ कीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पूर्व में हमने देखा है, और इसके मतलब ये पर सोर्सेज ही ये चीज़ें बाहर आती हैं क्योंकि कोई एजेंसी कभी कन्फेस तो नहीं करेगी, पर अतीत में ऐसा हुआ है कि एजेंसीज ने गैंगस्टर्स को अपने मकसद के लिए एम्प्लॉय किया है, यूज़ किया है, उसको जिस भाषा में आप कहना चाहें। क्या ये अभी भी होता है, और क्या जिन किरदारों की हम अभी बात करते हैं उनके संबंध में भी इस तरह की कोई जानकारी? सभी एजेंसीज करती हैं, चाहे इजराइल की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड डॉन, उसने नेपाल में कई किलिंग्स कराई हैं। कभी एजेंसीज क्लेम नहीं करती हैं, लेकिन ये कभी भी कोई भी, चाहे आईएसआई हो, वो इंडिया में नहीं आती है खुद आईएसआई के ऑफिसर, वो किसी न किसी को रिक्रूट करते हैं, चाहे लोकल लेबर पर स्लीपर सेल बनाते हैं। आरएनडब्ल्यू भी जो रॉ है वो भी यही करती है, मोसाद, सारी एजेंसीज करती हैं। तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर कोई ऑपरेशन चलाना हो तो इसी तरह के किरदार की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल यूज़ करते हैं मतलब के हिसाब से। सर, गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला के पॉलिटिकल एफिलिएशन को मतलब प्रोमिनेंटली आपके कॉल में सुना ही आता है, पार्टी का भी नाम है ना, ऑफिसर्स का भी वो ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई और इनके तरह के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं इस पूरे स्टोरी में, है ना, ये 700 शूटर पालने वाले लोग, इनके अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है कि सिर्फ पैसे के लिए बिकते हैं? नहीं, पैसा, अभी इनका पैसा चल रहा है, बहुत पैसा। हाल फिलहाल की जो मेरे को जानकारी मिली, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम से दिल्ली में आज 3 से 4 FIR दर्ज हो चुकी है। हनी सिंह को अभी इन्होंने थ्रेट किया है पहले, लेकिन वो बहुत कम पैसा है। एक व्यापारी से 50 करोड़ रुपए मांगे, किसी से 5 करोड़ रुपए हाल फिलहाल में। तो पैसा बहुत है इनके पास। मनी ट्रेल ही मैं आपको बताऊं तो 2019 से 2021 तक कभी 20 लाख, कभी 50 लाख, कभी 35 लाख, तो पैसे खूब आ रहे हैं इस गैंग के पास। खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और खूब पैसा आ रहे हैं। हवाला के जरिए पैसा ये विदेशों में जा रहा है। सर, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड 2-3 सवाल हैं, मतलब आप उसमें से जो बताना चाहें आप बताइएगा, बाकी आप उसको अपने हिसाब से उनको सवालों को ले सकते हैं। जैसे आप अभी आज तक में जो क्राइम टीम है उसके डेप्यूटी एडिटर हैं, आप लगातार जैसे पुलिस ऑफिसर से आपका संपर्क होता रहता है, अभी आपका गोल्डी बरार से बातचीत हुई है, इससे पहले और भी क्रिमिनल्स से आपने बात की है जो फरार हैं? हाँ, छोटा शकील से बात की, छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का CEO कहा जाता है, जिसे डी कंपनी का, उससे मैंने 2-3 बार बात की है, आज तक पे इंटरव्यू चला है। याकूब मेनन के जब फांसी हुई थी तो बिल्कुल बनता था, क्योंकि डी कंपनी का हाथ था 93 धमाके में। क्या हलचल है, क्या रिएक्शन है, ये जानने की मैंने कोशिश की थी। एक बार एक नामी अखबार ने छाप दिया था, मुंबई के काफ़ी नामी पत्रकार हैं, उन्होंने कि दाऊद इब्राहिम रिटायर हो रहा है। तो तब मैंने इंटरव्यू किया था, जो सारे चैनलों ने, सारे पब्लिकेशन हाउस ने उसको फॉलो भी किया था कि दाऊद इब्राहिम रिटायर नहीं हो रहा है। तो मैं बेसिकली ये चाहता था कि जैसे आपकी भी फैमिली, जैसे किसी की भी फैमिली डरेगी अगर वो ऐसे लोगों से मतलब कभी बात हो, लोग डरते हैं कि अरे यार इतने बड़े गैंगस्टर से, तो आपके फैमिली के लोग भी कभी बोलते हैं कि ये सब मत किया करो? मैं एक बार डरा था जब इसी आज तक पे मैंने एक इंटरव्यू किया था, और जो दूसरे दिन पेज 1
इंडियन एक्सप्रेस समेत बहुत अखबारों में आया था, जिसकी वजह से मुझे नोटिस भी आया था। उसके बाद 2-3 महीने तक मैं बहुत डरा था। उसके बाद ज़्यादा डर नहीं लगता। वो तो अब एक हमारे करीबी उन्होंने कहा था कि स्कूटर से चलते हुए आदमी मर जाता है एक्सीडेंट में, तो जब जो होना होगा होगा। बाकी ये कि इंटरेस्ट की बात है, हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्ष, चाहे वो कोई भी हो। अगर एजेंसी भी कह रही है उनके दावों में कितनी सच्चाई है, उससे बात कर लो। तो ये कोशिश होती है जानने की, लोग भी जानना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं। अगर मिलियंस व्यूज़ जाते हैं इनके, तो लोग भी जानना चाहते हैं कि इनकी साइकोलॉजी क्या है, कि क्या सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ये जानने की कोशिश हर कोई करता है। तो हमारा काम ही, हमने कोशिश की, बड़े एफर्ट किए, महीनों एफर्ट किया, क्योंकि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को कवरेज किया है पंजाब में जाकर, और एक्सपोज किया था हमने लॉरेंस बिश्नोई को। हमने वो ऑडियो कॉल चलाई थी जो इंटरसेप्ट हुई थी जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, तिहाड़ जेल में, और सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई को कॉल जाती है, वो उठाता है, उसको सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की जानकारी दी जाती है, और वो एजेंसी के लिए एक एविडेंस है। वो एविडेंस हमने निकाला था, तो हमने कई बार उसको एक्सपोज भी किया। और इस तरह से काम चलता रहता। बाकी नथिंग, आई हैव नथिंग टू लूज बट टू गेन। कभी ये भी होता है सर कि जैसे आपने आज गोल्डी बरार से बात कर ली, उसके पीछे तो कनाडा और इंडिया पता नहीं कहाँ की पुलिस फोर्स लगी हुई है, क्या कभी एजेंसीज भी हैकल करती हैं कि आप बताइए? नहीं, बिल्कुल। एजेंसी ने एक बार आपने कैसे बात कर ली? और एजेंसी ने मुझे एक बार 4 घंटे बिठाया था जब मैंने छोटा शकील का इंटरव्यू किया था, और 4 घंटे बाद मुझसे पूछताछ हुई, ये कॉन्टैक्ट नंबर ने कुछ नहीं बताया। 4 घंटे बाद मैं वहाँ से निकला। दूसरे दिन से जिन लोगों ने मेरा इंट्रोगेशन किया था, उन लोगों ने मुझे खबर बताना शुरू कर दिया था। तो आप वहाँ भी सोर्स बना के? वो भी सोर्स। एक आखिरी सवाल, जैसा आपने गोल्डी को पूछा था और आपने पहले ही बोल दिया था कि आप नहीं बताएंगे, वैसे मुझे पूछना है, गोल्डी बरार का नंबर आपको कैसे मिला? गोल्डी बरार का नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा। जेन्युइनली मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने ये कोशिश की कि मैं उसका इंटरव्यू करूं, उसके लिए मैंने 1 महीने एफर्ट करी। एजेंसी भी इंटरव्यू देखेगी तो चौंकेगी कि मैंने उससे कैसे कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ चीज़ें राज होती हैं, वो राज ही रहनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू के बाद मुझे मालूम है कि अभी बहुत सी एजेंसीज मुझसे पूछताछ करेंगी, और मैं उसके लिए रेडी भी हूँ, उससे बताऊंगा ठीक। जितना बताना वो सारी जब चीज़ें होंगी तब हम दोबारा बैठेंगे सर, और दोबारा अपने दोस्तों के लिए आपसे बात करेंगे। ये अरविंद ओझा हैं, डिप्टी एडिटर क्राइम टीम के आज तक के लिए। गोल्डी बरार से इनकी बात हुई है और क्या क्या लीड्स निकली ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गैंगस्टर्स के किसी भी तरह के महिमा मंडन में ललन टॉप या इंडिया टुडे समूह नहीं मानता है। ये एक पत्रकार की हैसियत से जो क्वेरीज जो हम एंटरटेन कर सकते थे, जो हमें लगा कि जिसमें दिलचस्पी हो सकती है दर्शकों की, उन सारे सवालों के जवाब थे। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया सर।